एक शांत कमरे में फटी पुरानी चादर पर लेटी हुई वसुंधरा जी के लिए आज रात काटना मुश्किल हो रहा था। वे लगातार उधर से इधर करवट पर करवट लिए जा रही थी और सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका मन इस कदर बेचैन था कि आंखों में उन्हें नींद नहीं पड़ रही थी। वह एक ऐसी धर्मशाला में अपने दिन काट रही थी, जिस धर्मशाला में लोग मजबूरी में या पास में बने अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए रुकते थे, क्योंकि पास में बना अस्पताल इतना बड़ा नहीं था कि सभी मरीज वहां रुक सकें, और ये धर्मशाला भी अस्पताल के मालिक द्वारा ही बनवाया गया था। इसीलिए कुछ मरीजों को धर्मशाला में ही सुविधा दी जाती थी। उस धर्मशाला में पड़ी वसुंधरा जी को इतना अकेलापन महसूस हो रहा था कि वह अपने इस दुख को शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। ऐसा नहीं था कि वसुंधरा जी के धर्मशाला में रुकने का कारण कोई मजबूरी या बीमारी थी, बल्कि वो तो यहाँ किसी के द्वारा लाई गई थी। वसुंधरा जी अपनी जो जिंदगी इस धर्मशाला में गुजार रही थी, इसकी तो इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आखिर कौन था इसके पीछे, जो वसुंधरा जी को धर्मशाला में लोगों और मरीजों के साथ रहने पर मजबूर कर रहा था, और वसुंधरा जी कुछ नहीं कर सकती थी? क्या वसुंधरा जी अपनी बची हुई जिंदगी इन्हीं मरीजों और लोगों के बीच काटेंगी, या फिर अपने लिए कोई बड़ा कदम उठाएंगी? क्या वसुंधरा जी इसे अपनी किस्मत समझकर स्वीकार करेंगी, या फिर उन लोगों को नाकों तले चने चबाएंगी जिन्होंने उन्हें यहाँ रहने पर मजबूर किया और खाने के लिए तरसाया है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। वसुंधरा जी के ऊपर दुखों का पहाड़ तब टूटा जब उनके पति चंद्रकिशोर जी का निर्धन 7 महीने पहले हुआ था। दरअसल 7 महीने पहले रविवार का दिन था। वसुंधरा जी किचन में खाना बना ही रही थी कि तभी अचानक चंद्रकिशोर जी के कमरे से पानी का जग गिरने की आवाज आई। वसुंधरा जी किचन का खाना छोड़ चंद्रकिशोर जी की तरफ भागी। कमरे में जाकर देखा तो चंद्रकिशोर जी पसीने से लथपथ थे और अपनी छाती को पकड़कर दर्द से कराह रहे थे। इतना देख वसुंधरा जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। घबराहट के कारण उनके पसीने छूटने लगे। वह अड़ोस पड़ोस से मदद की भीख मांगती रही, लेकिन जब तक लोग आए तब तक चंद्रकिशोर जी इस दुनिया को अलविदा करके चले गए थे। अब वसुंधरा जी अकेली पड़ चुकी थी। वसुंधरा जी का एक बेटा था मयंक, जो दिल्ली में रहता था। मयंक एक बहुत ही बड़ा वकील था। मयंक ने शादी अपनी मर्जी से की थी। अब वह दिल्ली में अपनी पत्नी के साथ रहता था। मयंक को जब अपने पिता के निर्धन की सूचना मिली तो वह दौड़ा दौड़ा चला आया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं आई थी। मयंक की पत्नी अंकिता एक बड़े घराने की लड़की थी। उसे अपने मैके वालों पर बहुत घमंड था। वह अपनी सास को अपने पास भटकने भी नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसकी सास उसके साथ रहेगी तो उसका रुतबा खराब होगा। जब मयंक अपने पिता के अंतिम संस्कार में पहुंचा था, तो आस पड़ोस और रिश्तेदारों ने मयंक से अपनी माँ को अपने साथ ले जाने के लिए बोला। मयंक अपनी माँ को अपने साथ लाना तो नहीं चाहता था, लेकिन लोगों के दबाव डालने के कारण उसे अपनी माँ को अपने साथ लाना पड़ा, क्योंकि उसे लगता था कि अगर मैं अपनी माँ को यहाँ अकेला छोड़ दूंगा तो लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें बनाएंगे। लोग बोलेंगे कि जिस माँ बाप ने मेहनत मशक्कत करके बेटे को वकील बनाया, उसी माँ को आज बेसहारा छोड़कर चला गया। जैसे ही वसुंधरा जी अपने बेटे के घर पहुंची तो अंकिता का अपनी सास को देखकर मुंह बन गया, लेकिन शुरू में उसने अपनी चिढ़ को अपनी सास के सामने जाहिर नहीं होने दिया। वसुंधरा जी भी अपनी बहू के स्वभाव को शुरू में समझ नहीं पाई। उन्होंने सोचा बहू अभी सोकर उठी है, इसीलिए शायद मेरा सही से स्वागत नहीं कर पाई। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, बहू अंकिता की सच्चाई पूरी तरह से वसुंधरा जी के सामने आने लगी। वसुंधरा जी का शरीर अब धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा था, और अब उन्हें फेफड़े की बीमारी ने जकड़ लिया था। एक दिन वसुंधरा जी किचन में जाकर अपने लिए खाने की प्लेट लगाई रही थी कि उनके मुंह से खांसी निकल पड़ी। वह खांसी इतनी जोरदार थी कि उनका पूरा शरीर कांप उठा और वह हाँफने लगी। खांसी की तेज आवाज जब बहू अंकिता के कान में गूंजी तो अंकिता दौड़ते हुए किचन में आई। उसके चेहरे पर अपनी सास के लिए गुस्सा, नफरत, चिढ़ साफ झलक रही थी। वह अपने दांतों को किटकिटाते हुए बोली, माँ जी, ये क्या है? जब देखो तब खांसती रहती हो। ऊपर जाने का इरादा है क्या? जाने कौन सी बीमारी पाल रखी है तुमने?
इतनी बुरी हो गई हो, लेकिन इतना भी नहीं पता कि किचन में खाना रखा है और मुंह खोल कर खासे जा रही हो और किचन में अपनी बीमारी के कीटाणु फैलाती जा रही हो। मुझे तो तुमसे अब डर लगने लगा है कि कहीं ये बीमारी मुझे न लग जाए। वसुंधरा जी ने कांपती आवाज में कहा, बहू, मैं तो बस किचन से बाहर जा ही रही थी कि तभी मेरी खांसी अचानक बढ़ गई। बहू, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे दोगी? शायद पानी पीने से थोड़ा आराम मिल जाए। तभी बहू अंकिता ताना मारते हुए बोली, पानी चाहिए तो खुद जाकर ले लो। मुझे तो तुम्हारे पास खड़े होने पर भी शर्म आती है। एक तो गांव की गवार हो, कोई ढंग का रहन सहन नहीं है, बैठने उठने और खाने का तरीका नहीं आता है। मेरे मायके में जाकर देख लो, तुमसे अच्छे तो मेरे नौकर रहते हैं, तौर तरीके से खाते पीते हैं और तुमसे अच्छे कपड़े पहनते हैं। वसुंधरा जी आंखों में आंसू भरकर बोली, कहू, ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या हुआ अगर खांसी आ गई तो? मैंने कोई जानबूझकर तो नहीं खांसा। इतना सुन बहू का गुस्सा और बढ़ गया। वे आगे बोली, बाजी शुक्र मनाओ कि पिताजी के मरने के बाद तुम्हारा बेटा तुम्हें यहाँ ले आया, वरना मैं तो तुम्हें अपने दरवाजे पर भी कदम नहीं रखने देती। बूढ़ों के लिए यहाँ के नियम से ज्यादा विदेशी नियम अच्छे होते हैं। वहाँ बूढ़ों के लिए एक अलग आश्रम बने होते हैं, जहाँ खाना पीना दवा का पूरा इंतजाम होता है और जवान लोगों के ऊपर बूढ़े लोगों का कोई बोझ नहीं होता है। अपनी ऐश की जिंदगी गुजारते हैं। भगवान करे यहाँ भी कुछ ऐसा हो जाए तो सबसे पहले मैं तुमको भर्ती करा दूं, ताकि जीवन भर के लिए तुमसे छुटकारा मिल जाए। इतना बोलकर अंकिता पैर पटकती हुई वहां से अपने कमरे में चली गई। बहू की ऐसी तीखी बातों से वसुंधरा जी का दिल आज बहुत छलनी हो गया था। उन्होंने अपने पति को मन ही मन याद किया और आंसुओं से भरी आंखों से आसमान की ओर देखा और बोली, क्या यही दिन देखने के लिए आप मुझे अकेला इस दुनिया में छोड़कर चले गए थे? क्या यही नर्क भोगने के लिए आपने मुझे अकेला छोड़ दिया? भगवान, अब मुझसे ये सब सहन नहीं होता। या तो तू मुझे अपने पास बुला ले या फिर मुझे इस नरक से छुटकारा दिला दे। अगले ही 2 दिन बाद अंकिता ने अपने घर में एक किटी पार्टी रखी थी, जिसके कारण उसने अपने काम में हाथ बटाने के लिए अपनी बहन को सुबह ही बुला लिया था। अंकिता की बहन, जिसका नाम काव्या था, वे एक नंबर की घमंडी लड़की थी। काव्या हमेशा पैसों के नशे में चूर रहती थी। उसका भी तौर तरीका और स्टेटस ऊंचा था और उसे दिखावे का बहुत शौक था। घर में पार्टी रखी गई है, इस बात को वसुंधरा जी को नहीं बताया गया था। वसुंधरा जी पार्टी शुरू होने से 1 घंटे पहले अपने कमरे से बाहर पानी लेने के लिए आईं, क्योंकि उन्हें प्यास लगी थी। जब उन्होंने हॉल में कदम रखा तो देखा घर को फूलों और लाइटों से सजाया गया था और बहू और उसकी बहन किचन में खाने की तैयारियों में जोरों शोरों से जुटी हुई है। इतना देख वसुंधरा जी के कदम वहीं रुक गए। उन्हें लगा शायद आज कोई न कोई त्योहार होगा, इसीलिए बहू और उसकी बहन ने मिलकर घर को सजाया है और तरह तरह के पकवान बना रही है। वसुंधरा जी यही सब सोचकर डरते डरते किचन में पहुंच गई और बहू से बोली, बेटा, आज कोई त्योहार है क्या जो तुम लोगों ने घर को सजाया है? अगर मुझे पहले ही बता दिया होता तो मैं भी तुम्हारी कोई ना कोई सहायता कर देती। इतना सुनकर बहू अंकिता तो चुप रही, लेकिन उसकी बहन काव्या ने बहुत ही घमंडी अंदाज में एक बार वसुंधरा जी को नीचे से ऊपर की ओर देखा और फिर इतराते हुए बोली, अरे दीदी, ये आपने घर में किस गवार को पनाह दे दी है? ये तो देखने में कोई गांव की गवार लग रही है। अगर ऐसे लोग घर में रहेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? आपको तो पता है ना कि आपकी इस किटी पार्टी में मैंने अपनी सहेलियों को भी इनवाइट किया है। अगर उन्होंने देख लिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? तभी अंकिता अपनी बहन काव्या से बोली, काव्या, ये कोई और नहीं, मेरी सास है। इतना सुनकर काव्या बोली, ये आपकी सास है? अगर मेरी सहेलियों को पता चल गया कि आपकी सास ये गांव की गवार औरत है तो मेरी तो इज्जत जिंदगी भर के लिए मिट्टी में मिल जाएगी। अगर आपको इस गवार को अपनी पार्टी में शामिल करना है तो मैं तो चली, साथ ही साथ अपनी सहेलियों को भी मना कर दूंगी। इतना सुन अंकिता ने अपनी बहन का पक्ष लेते हुए वसुंधरा जी की तरफ तीखी नजरों से देखा और कड़वे अंदाज में बोली, माँ जी, मैंने आपको 2 दिन पहले ही समझा दिया था कि आप किचन की कोई चीज में हाथ मत लगाया कीजिए, वरना आपकी बीमारी के कीटाणु पूरे किचन में फैल जाएंगे। फिर आपने ये उम्मीद कैसे लगा ली कि मैं आपसे किचन का कोई काम या मेहमानों का खाना बनवाऊंगी? आज मैंने घर में एक छोटी सी किटी पार्टी रखी है, इसलिए बेहतर होगा कि इस खुशी के माहौल में मुझे अपना चेहरा मत दिखाइए। अगले कुछ घंटे बाद पार्टी शुरू होने वाली है।
जिसमें मेरी सहेलियां आने वाली हैं। वे बहुत बड़े बड़े घर से ताल्लुक रखती हैं। आपके लिए यही सही होगा कि जब तक घर में पार्टी चलेगी तब तक आप घर में नजर न आए। चुपचाप चप्पल पहनिए और अपना थैला उठाइए और निकल जाइए मंदिर। 2-3 घंटे बाद ही लौट कर आना। बहू और उसकी बहन की ऐसी बातें सुनकर वसुंधरा जी एक तक बस दोनों को देखती रह गई। जब वसुंधरा जी किचन के दरवाजे से नहीं हिली तो अंकिता एक बार और चिल्लाई, क्या हुआ माँ जी? अब खड़े होकर मेरा मुंह क्या ताक रही हैं? अब क्या मैं आपकी आरती उतारूं? तब आप यहाँ से जाएंगी? वसुंधरा दी चुपचाप बस आंखों में आंसू भर कर अपने कमरे में आ गई और आकर अपने बिस्तर पर निढाल होकर बैठ गई, जैसे मानो अब उनके शरीर के अंदर बिल्कुल भी हिलने डुलने की ताकत ना बची हो। वह रोते रोते सोच रही थी, क्या यही दिन देखने के लिए मैंने और मेरे पति ने अपनी जवानी संघर्ष में काट दी थी? क्या बेटे को पढ़ा लिखा कर काबिल इसीलिए बनाया कि आज ये दिन देखना पड़े? क्या बेटा शादी के बाद इतना बदल जाता है कि उसकी पत्नी का ऐसा व्यवहार उसे दिखता नहीं? पढ़ लिख कर काबिल बन जाने के बाद माँ बाप का मोल खत्म हो जाता है? यही सभी सवाल उनके मन में चल रहे थे कि उन्हें याद आया कि बहू ने उन्हें मंदिर जाने को बोला है। उन्होंने अपने साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछे और चुपचाप मंदिर निकल गई। मंदिर में रोते रोते उन्होंने अपने सारे दुख भगवान से कह डाले। वसुंधरा जी को मंदिर में बैठे हुए 2 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका था। अब बहू की पार्टी खत्म हो चुकी होगी। यही सोचकर वह घर पहुंची तो देखा उनका बेटा भी घर पहुंच चुका है। जैसे ही वसुंधरा जी हॉल में पहुंची, उनका हाथ टेबल पर रखी एक महंगी पेंटिंग से जा टकराया। वह पेंटिंग फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गई। उस टूटी हुई पेंटिंग को देखकर वसुंधरा जी बुरी तरह से घबरा गईं। कांच की टूटने की आवाज सुनकर अंकिता कमरे से बाहर निकली। जब अंकिता ने टूटी हुई पेंटिंग को देखा तो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। वह वसुंधरा जी की तरफ ऐसे बढ़ी जैसे वसुंधरा जी ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। उसने चिल्लाते हुए कहा, माँ जी क्यों दुखी कर रखा है आपने मुझे? रोजाना आपकी कोई ना कोई नौटंकी लगी रहती है। इतनी महंगी पेंटिंग तोड़ दी। आपको पता भी है ये कितनी महंगी थी? मेरी सहेली कितनी दूर से मेरे लिए लेकर आई थी, लेकिन आपको तो किसी चीज की परवाह नहीं रहती। आए दिन कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ा करने पर लगी रहती हो। वसुंधरा जी बोली, बहू ये पेंटिंग मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ी है। ये तो बस गलती से मेरा हाथ लग गया और नीचे गिरकर टूट गई। बस कीजिए माँ जी, अब ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। चुपचाप ये कांच उठाइए और जाकर डस्टबिन में फेंक कर आइए। और आपका तो मैं आज ही इंतजाम करती हूँ, या तो आप रह लो उस घर में या मैं। इतना बोलकर अंकिता गुस्से से पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर उसने अपने कमरे का दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि मयंक बिस्तर से घबराकर उठ खड़ा हुआ। और उसने जब अंकिता को गुस्से में देखा तो पूछा, क्या हुआ अंकिता, इतना गुस्सा किस लिए? तभी अंकिता आंखों में नकली आंसू भरकर जोर जोर से रोते हुए बोली, तुम्हारी माँ ने मुझे आज दिन भर परेशान कर रखा है। मेरी सहेली ने मुझे इतनी महंगी पेंटिंग दी थी, वो तोड़कर रख दी। पूरे दिन भर में खांसती रहती हैं। मैं आज सुबह से ही पार्टी की तैयारियों में जुटी थी। तुम्हारी माँ ने थोड़ी सी भी मेरी मदद नहीं की। वह तो अच्छा हुआ कि मेरी बहन आ गई थी तो उसने मेरी मदद कर दी, वरना आपकी माँ को तो बाहर घूमने से फुर्सत ही नहीं है। बस घर में नुकसान और बाहर घूमना यही इनका काम है। मैं आपसे कह देती हूँ, या तो आप इन्हें घर में रख लो या फिर मुझे। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से और दोबारा कभी यहाँ पर कदम नहीं रखूंगी। फिर पड़े रहना अपनी माँ के साथ अकेले। अंकिता की ऐसी नाराजगी भरी बातें सुनकर मयंक घबरा गया। उसने अंकिता को चुप कराया और बोला, अंकिता तुम क्यों जाओगी इस घर से? मैं कल माँ का कोई ना कोई ठिकाना लगाता हूँ। तुम सुबह से काम करते करते थक गई होगी, इसीलिए दिमाग को शांत करके सो जाओ। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा। मयंक की बातों को सुनकर अंकिता को तसल्ली हुई। वह मन ही मन खुश हो रही थी, यह सोचकर कि अब हमेशा हमेशा के लिए इस बुढ़िया से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। आखिर बेटे ने वसुंधरा जी के लिए क्या सोच रखा था, ये तो अगली सुबह ही पता चलने वाला था। अगली सुबह हुई तो अंकिता के चेहरे पर आज कुछ अलग ही चमक थी। वह कमरे से बाहर निकल कर आई तो उसने कमरे में बैठी हुई वसुंधरा जी की तरफ बड़ी घमंडी नजरों से देखा और रसोई में चली गई। कुछ देर बाद वसुंधरा जी का बेटा मयंक वसुंधरा जी के कमरे में आया और बोला, माँ
इस घर का रोज रोज का कलेश अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अंकिता भी बहुत परेशान रहने लगी है। अगर घर में ऐसा ही चलता रहा तो मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा और मैं पागल हो जाऊंगा। अगर तुम अपने बेटे बहू को खुश देखना चाहती हो तो जहाँ मैं बोल रहा हूँ वहाँ रह लो कुछ दिन के लिए। जब माहौल शांत हो जाए तो मैं खुद तुम्हें आकर वहां से ले जाऊंगा। वसुंधरा जी एक टक अपने बेटे का मुंह निहार रही थी, जिसके चेहरे पर आज ना तो कोई अपनापन था, ना ही उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए कोई प्यार। मयंक ने आगे कहा, माँ वहाँ तुम्हें कोई कुछ बोलने वाला नहीं होगा। वहाँ तुम अपनी मर्जी से रह खा पी सकोगी और जब तक वहाँ रहोगी मैं तुम्हें खर्चा पहुँचाता रहूंगा। वसुंधरा जी ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो बेटा? तभी बेटा चेहरे पर बनावटी सहानुभूति दिखाते हुए बोला, माँ शहर के बाहर एक बहुत अच्छी जगह है जिसे लोग धर्मशाला कहते हैं। वहाँ बहुत से कमरे हैं, बगीचा है और एक बहुत बड़ा मंदिर भी है जहाँ पर बैठने पर तुम्हें मन में शांति मिलेगी। वह अपनी आंखों में मगरमच्छ के आंसू लाते हुए आगे बोला, माँ बस कुछ दिनों की ही बात है। जब घर का माहौल थोड़ा शांत हो जाएगा मैं तुम्हें खुद लेने आ जाऊंगा। वसुंधरा जी ने रोते हुए कहा, बेटा एक काम कर, तू मुझे मेरे गांव ही भेज दे। मैं वहां पर अकेले ही रह लूंगी, लेकिन धर्मशाला में मैं नहीं रह सकती। इस पर मयंक बोला, नहीं माँ मैं तुम्हें गांव में ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूं? लोग क्या कहेंगे? दूसरों के साथ न्याय करने वाला बेटा अपनी ही माँ पर अन्याय कर रहा है। समाज में मेरी खिल्ली उड़ेगी और ये सब मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अब माँ बातों में समय मत खराब करो, चलो अपना सामान बांधना शुरू कर दो। वसुंधरा जी ने सोचा, मेरी बहू थोड़ी निर्दयी है पर मेरा बेटा निर्दयी नहीं हो सकता। वह शायद मेरी भलाई के लिए बोल रहा है। उन्हें अपने बेटे पर एक अटूट भरोसा था। इसी अटूट विश्वास के साथ उन्होंने अपने कपड़ों की पोटली बांधी और निकल पड़ी बेटे के साथ धर्मशाला। वे इस बात से अनजान थी कि जिस बेटे पर वे इतना विश्वास कर रही हैं वही बेटा उनके साथ चाल चल रहा है जिसे वे सुधार के कुछ दिन समझ रही हैं। वह तो उन्हें घर से हमेशा हमेशा निकालने की एक सोची समझी साजिश है। धर्मशाला पहुंचकर मयंक वसुंधरा जी को अपने साथ अंदर ले जाता है और रूम मैनेजर के ऑफिस में जाकर वह वसुंधरा जी के 10 दिन रुकने की बात करता है और 10 दिन रुकने का जो भी टोटल खर्चा होता है उसे वह मैनेजर को दे देता है। मैनेजर रूम की चाबी दे देता है। तभी वसुंधरा जी थोड़ा डरते हुए बोलती हैं, बेटा तू मुझे लेने आएगा ना? और जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मुझसे मिलने भी आएगा ना? इस पर मयंक बोला, माँ तुम चिंता मत करो, मैं 10 दिन बाद तुम्हें जरूर लेने आ जाऊंगा और इन 10 दिनों में तुम यहाँ आराम से रहना, खाना पीना सोना। यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं यहाँ पर चक्कर लगा जाया करूंगा। फिलहाल तो मैं एक बहुत बड़े केस में उलझा हुआ हूँ, मुझे जल्दी निकलना होगा, आप आराम से रहना। इतना बोलकर वह वसुंधरा जी को उनके कमरे में छोड़कर उनके पैर छूकर सीधे कार की तरफ बढ़ जाता है। शाम को जब मयंक अपने ऑफिस से घर पहुंचता है तो अंकिता सोफे पर बैठकर अपना पसंदीदा सीरियल देख रही होती है। जैसे ही उसकी नजर घर पहुंचे मयंक पर पड़ी, उसने खुश होते हुए पूछा, छोड़ आए माँ जी को? मयंक ने एक लंबी सांस ली और बोला, हाँ छोड़ आया, अब रहो शांति से इस घर में। अंकिता ने टीवी तुरंत बंद की और एक लंबी राहत की ठंडी सांस ली, जैसे कि कोई बहुत बड़े बोझ से उसे छुटकारा मिल गया हो। मैं मुस्कुराते हुए बोली, चलो अच्छा हुआ, अब कम से कम मेरे घर की महंगी चीजें तो बची रहेंगी और पूरे घर में उनके खांसने के कीटाणु भी नहीं फैलेंगे। और सुनो, एक बात का ध्यान रखना, छोड़ तो आए हो लेकिन दोबारा यहाँ लाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अच्छा बाबा ठीक है, मयंक ने हंसते हुए कहा, अब मेरे लिए खाना लगा दो फटाफट, आज बहुत थक गया हूँ। इस पर अंकिता बोली, अच्छा चलो ठीक है, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं गर्मा गर्म रोटी सेक देती हूँ, फिर दोनों साथ मिलकर खाएंगे। इतना बोलकर अंकिता रसोई में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर वसुंधरा जी के लिए एक एक दिन एक एक रात धर्मशाला में गुजारना मुश्किल हो रहा था। उनकी आंखों में बेचैनी लगातार दिखती थी। उन्हें अभी भी यकीन था कि उनका बेटा 10 दिन बाद उन्हें लेने जरूर आएगा। वह हर सुबह हर शाम बस दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी रहती थी कि मेरा बेटा मुझसे मिलने जरूर आएगा। इसी तरह इंतजार करते करते आज 10वां दिन भी आ गया। आज तो उन्हें पक्का भरोसा था कि उनका बेटा उन्हें वापस ले जाएगा। वसुंधरा जी ने अपने सारे सामान को बांध कर रख लिया था।
ताकि जब बेटा आए तो वह जल्दी से अपना सामान उठाकर बिना रुके वहां से निकल जाए। लेकिन उस दिन बेटा नहीं आया तो वसुंधरा जी ने सोचा कि उनका बेटा जरूर कोई जरूरी केस में फंस गया होगा, इसलिए शायद नहीं आया। अब तो इसी तरह इंतजार करते करते उन्हें 10 से 15 दिन हो गए, लेकिन मयंक नहीं आया। जब 15 दिन बीत जाने के बाद मैनेजर ने देखा कि वसुंधरा जी का बेटा नहीं आया है और ये माता जी रोज मुख्य दरवाजे पर खड़े होकर घंटों तक इंतजार करती हैं, तो मैनेजर सब समझ गया। वह उनके पास आया और एक लंबी सांस भरते हुए बोला, माता जी, आप रोज दरवाजे पर अपने बेटे का इंतजार करती रहती हैं, लेकिन आपका बेटा नहीं आता है। आपका बेटा आपको यहाँ 10 दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है, तो आप फिर क्यों इतनी धूप में उसका इंतजार करती हैं? वसुंधरा जी रोते हुए बोली, लेकिन बेटा, मेरे बेटे ने तो मुझसे कहा था कि वह आकर 10 दिन के बाद मुझे ले जाएगा। हो सकता है कि कोई जरूरी काम में फंस जाने के कारण ना आया हो। मैनेजर ने उनकी ओर बड़ी मासूमियत से देखा और बोला, माता जी, यहाँ छोड़कर जाने वाले बेटे हमेशा ऐसी ही तारीखें देके जाते हैं। आप अपनी उम्मीदों को छोड़कर इस हकीकत को स्वीकार कर लीजिए कि अब आपका बेटा दोबारा यहाँ नहीं आएगा। यही आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ जो भी आता है उसे संघर्ष करके अपनी जिंदगी उजाड़नी पड़ती है। इतना बोलकर मैनेजर दुखी मन से वहां से चला गया। अब वसुंधरा जी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह इस धर्मशाला में अपनी बच्ची को जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। उन्होंने अपनी पोटली उठाई और चुपचाप वहां से निकल गई। उन्होंने खुद से कहा, जब तक शरीर में जान है मैं किसी के टुकड़ों पर नहीं पलूंगी। जिस बेटे बहू ने मुझे घर से निकालने की साजिश रची है, उनको तो मैं सबक सिखाकर ही रहूंगी। अब वसुंधरा जी सड़कों पर आ गई थी। भूख और छल ने उन्हें दर दर पर भटकने पर मजबूर कर दिया था। वह कभी किसी के घर के बर्तन धोने का काम करती तो कभी कपड़े धोने का काम मांगती, ताकि वह पैसे इकट्ठा करके गांव पहुंच सके। लेकिन उनकी कमजोर हालत देखकर उन्हें लोग फटकार देते। एक जगह उन्हें बर्तन धोने का काम भी मिल गया, लेकिन उस घर के मालिक थोड़े कड़क स्वभाव के थे। जब उसने वसुंधरा जी के धोए हुए बर्तनों पर साबुन लगा देखा तो उन्हें काम से मना कर दिया। वसुंधरा जी उसके आगे हाथ जोड़कर मिन्नतें करती रह गई, लेकिन उसने एक न सुनी। लेकिन फिर भी वसुंधरा जी ने अपना हौसला नहीं खोया। उन्होंने फिर जगह जगह काम ढूंढना शुरू किया और आखिर में उन्हें एक कपड़े के शोरूम में झाड़ू और पोछा का काम मिल ही गया। वे वहां दिन भर काम करती और पास में ही बने स्टेशन पर जाकर सो जाती। ऐसे ही दिन बीत गए। जब वसुंधरा जी के पास अच्छे खासे पैसे इकट्ठे हो गए तो वे सारे पैसों को पोटली में बांधकर अपने गांव निकल पड़ी। गांव पहुंचकर जब उन्होंने अपने घर का ताला खोला, जो सालों से बंद था, तो देखा अंदर धूल और मकड़ियों ने अपना घर बना लिया था। वसुंधरा जी को मकड़ियों के जाले और धूल को देखकर इतनी परेशानी नहीं हुई जितनी उन्हें खुशी इस बात की हुई कि वे अपने घर पहुंच चुकी हैं। उन्होंने अपने बटुए से वो पैसे निकाले जो उन्होंने शोरूम में झाड़ू पोछा करके कमाए थे, और फिर उन्होंने उन पैसों को देखकर मन में एक योजना बनाई। वसुंधरा जी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि उन्हें हाथ की कढ़ाई और बुनाई का हुनर है। उन्होंने इसी हुनर का फायदा उठाया और निकल पड़ी अपने सपनों की ओर। उन्होंने वही की कुछ हुनरमंद महिलाओं को इकट्ठा किया और बुनाई का काम शुरू किया। देखते ही देखते उनकी मेहनत रंग लाने लगी। उनके द्वारा बनाई गई चीजें गांव से निकलकर अब बाहर विदेशों में जाने लगी। कुछ दिनों बाद वसुंधरा जी का काम और नाम इतना मशहूर हो गया कि उनके हुनर और संघर्ष की कहानी अखबारों और न्यूज में आने लगी। लोग उन्हें सफलता की मिसाल मानकर उनका सम्मान करने लगे। अब वसुंधरा जी वैसी डरी सहमी बुजुर्ग महिला नहीं थी। उन्होंने न केवल अपने हुनर को एक नाम दिया, बल्कि सैकड़ों जरूरतमंदों महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें भी एक नई पहचान दी। उनकी सादगी में भी अब एक गजब का आत्मविश्वास झलकता था। शहर में अंकिता और मयंक ने अपनी माँ को जब टीवी न्यूज में इंटरव्यू देते हुए देखा तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस सास को अंकिता ने गांव की गवार बोलकर घर से निकलवाया था, आज वो करोड़ों की प्रेरणा और करोड़ों की मालकिन बनी बैठी है। अंकिता का ये सब देखकर लालच बढ़ गया। उसने सोचा शायद माँ जी पुरानी बातों को भूल चुकी होंगी, इसलिए उसने मयंक से बड़े प्यार से कहा, मयंक, तुम्हारी माँ तो करोड़ों की मालकिन बनी बैठी है, क्यों ना हम भी गांव चले और उनके पास रहे, तभी तो वे हमारे नाम सारी संपत्ति करेंगी, वरना ऐसा ना हो कि उनके जाने के बाद सारी संपत्ति कोई और हथिया ले। मयंक को भी अपनी पत्नी की बातें ठीक लगी।
मैं बोला, हाँ अंकिता, तुम सही बोल रही हो। हम लोग गांव अभी चलते हैं और जो कुछ भी हुआ उसके लिए माँ से माफी मांगते हैं। हम उनके पैरों में गिर जाएंगे, फिर जरूर वे हमें माफ कर देंगी। दोनों तुरंत गाड़ी में बैठकर गांव की ओर निकले। जब वे वसुंधरा जी के गांव वाले घर पहुंचे तो अब वहां कोई टूटा फूटा कच्चा मकान नहीं था, बल्कि वहां एक शानदार कोठी बनी थी। उन दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। जैसे ही वसुंधरा जी बाहर आई, बेटा और बहू उनके पैरों में गिर पड़े। मयंक ने रोते हुए कहा, माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम पैसों के चकाचौंध में इतना भटक गए थे कि हमें तुम्हारा दुख कभी दिखा ही नहीं। बहू भी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, माँ जी, आप तो सच में महान हैं। मैंने आपको हमेशा गंवार और बेअकल समझा, लेकिन आपने तो हमें हमारी औकात दिखा दी। अब आप अकेले कहाँ तक जिम्मेदारी उठाएंगी। अब हम आ गए हैं ना, आप आराम करें, हम सब संभाल लेंगे। वसुंधरा जी समझ चुकी थी कि ये लोग मेरे से सच्चे दिल से माफी मांगने नहीं, बल्कि मेरी सारी संपत्ति हड़पने आए हैं। इसलिए उन्होंने दोनों को उठाया और बोली, कौन हो तुम लोग? मैं तुम लोगों को नहीं जानती। मयंक बोला, माँ, हम तुम्हारे बेटा बहू हैं। इतना सुन वसुंधरा जी बोली, नहीं, तुम मेरे बेटे नहीं हो। मेरा एक बेटा था, लेकिन वह उसी दिन मर चुका था जिस दिन उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर मुझे घर से बाहर निकालने की साजिश रची थी। अब मेरा ये गांव है और ये सम्मान है जो लोगों से मिल रहा है। तुम लोगों को नाश्ता पानी चाहिए तो बता सकते हो, वरना जा सकते हो यहाँ से। मुझे और भी काम है, मैं अपना और समय नष्ट नहीं कर सकती। इतना बोलकर वसुंधरा जी ने मुस्कुराते हुए घर का दरवाजा बंद कर दिया। बेटा और बहू बाहर खड़े रहकर बस एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। उन्हें समझ आ गया था कि उन लोगों की करनी की सजा उन्हें मिल चुकी है। अब उनके पास शहर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। बेटे बहू को इस तरह से लाचार देखकर और उनकी औकात दिखाकर आज वसुंधरा जी को एक अलग ही सुकून महसूस हुआ था। तो दोस्तों, जब एक माँ अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देती है, तो बदले में वह केवल थोड़े से प्यार और सम्मान की उम्मीद रखती है। लेकिन आज के दौर में कुछ बच्चे पैसों के चकाचौंध में इतने घमंडी हो जाते हैं कि उन्हें अपने माँ बाप का दुख नहीं दिखता। याद रखिए, यदि आप अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकते, तो आप जीवन भर सच्ची खुशी कभी नहीं पा सकते। माँ बाप की सेवा में ही सच्चा सुख है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, वसुंधरा जी ने अपने बेटे बहू को माफ न करके सही फैसला लिया या गलत? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये कहानी आप किस शहर से देख रहे हैं, हमें अपने गांव का नाम जरूर लिख भेजें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।